हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी सभी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आप सभी लोगों को पता है कि अपनी पिछली क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हमने अपनी कई सारी मेटल्स को पढ़ लिया था। अब हम अपनी अगली मेटल्स को पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेटल जो हमें पढ़नी है वो है हमारी एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम से क्या कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अपनी इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले की जो आपकी एल्यूमिनियम होती है उससे क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि भाई एल्यूमिनियम धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। एक क्वेश्चन आर्मी हर बार या फिर किसी ना किसी एआरओ में जरूर पूछ लेती है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो अब तक जो हमने जितनी भी अपनी धातुएं पढ़ी हैं उन सारी धातुओं में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारी चांदी जो होती है, हमारी चांदी और हमारा सोना, ये दो धातुएं अब तक हमारी ऐसी आ चुकी हैं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो चांदी और सोना तो आ चुकी हैं, लेकिन अब आती है बारी एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पृथ्वी में नहीं पाई जाती। वो किसी ना किसी ऑक्साइड के साथ या फिर किसी ना किसी क्लोराइड के साथ या फिर किसी अयस्क के रूप में ही हमें प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे, एक तो ये तथ्य है। अगला तथ्य हो जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? अपनी एल्यूमिनियम। पृथ्वी पे जितनी भी सारी मेटल्स आपकी पाई जाती हैं उन सब में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पृथ्वी पे अवेलेबल होती है? एल्यूमिनियम। और ये कई बार आपकी इंडियन आर्मी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक है, अब देखो, एक बात और लिखेंगे कि जो आपकी एल्यूमिनियम धातु होती है ये जंग रोधी धातु है। यानी कि इसका संक्षारण नहीं होता, किसी के भी साथ अभिक्रिया करके ये जंग नहीं लगाती। इसी कारण इसका उपयोग उन्हीं कामों में किया जाता है जिनमें ज्यादा से ज्यादा पानी का संपर्क और ऑक्सीजन के संपर्क में कोई भी चीज रहती होगी, वहां पे एल्यूमिनियम से बनाई जाने वाली चीजों का उपयोग होने लगा है। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में कि यह एक जंग रोधी धातु है। ठीक है, यह एक जंग रोधी धातु है, जंग इस पर नहीं लगता। इसी कारण इसका उपयोग वर्तमान समय में बर्तन वगैरह बनाने में भी किया जाने लगा है। ठीक है, इसका उपयोग उपयोग हम कहाँ पे करेंगे भाई इसका? तो इसका उपयोग सबसे पहले तो हम इसके उपयोग ही कर लेते हैं। तो जो आपकी एल्यूमिनियम धातु होती है इसका पहला उपयोग तो होता है खाने को गर्म रखने के लिए। खाने को गर्म रखने के लिए जो हम फॉयल पेपर वगैरह लेते हैं, आपको पता है फॉयल पेपर जिसमें हम खाना लपेटते हैं, वो फॉयल पेपर किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम के। यानी कि खाने को गर्म रखने के लिए प्रयोग होने वाले फॉयल पेपर। ठीक है, प्रयोग होने वाले फॉयल पेपर में किसका उपयोग होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, होने वाले फॉयल पेपर, फॉयल पेपर में पहला काम तो इसका ये हो गया। ठीक है, दूसरा काम इसका होता है कि ये जो धातु होती है वो सीधे यूज कम की जाती है, पर मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। यानी कोई नई मिश्र धातु बनाई जाएगी तो उसमें एल्यूमिनियम का मिक्सचर बहुत ज्यादा किया जाता है, तो इस मिश्र धातु निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मिश्र धातु बनाने में उपयोगी। तीसरा उपयोग इसका ये हो जाएगा। सॉरी, दूसरा। अगर तीसरे उपयोग की बात की जाए तो बर्तन वगैरह बनाने में भी किसका उपयोग होने लगा है? आजकल एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह बनने लगे हैं। ठीक है, बर्तन बनाने में उपयोगी। क्योंकि इसके बने बर्तन क्या होते हैं? थोड़े से सस्ते आ जाते हैं। सस्ती धातु है क्योंकि ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सस्ती होती है। सस्ती होने के कारण इसका उपयोग बर्तन आदि बनाने में भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन है जो इससे हर बार पूछा जाता है, किसी ना किसी वहां पूछ ही लेते हैं, और वो होता है इसके अयस्क से संबंधित। इसके अयस्क से संबंधित होता है कि जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो हमें मिलती कहाँ से है? पृथ्वी से हमें पता है स्वतंत्र रूप से तो नहीं मिलेगी, तो किसके साथ, किस अयस्क के रूप में एल्यूमिनियम हमें प्राप्त होती है? तो ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है।
इसके अयस्क को आप क्या बोलेंगे? बॉक्साइड। इसके अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइड। बॉक्साइड अयस्क से आपकी एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बॉक्साइड को बॉक्साइड को हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कहा जाता है। बॉक्साइड को हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, आपको इसका अयस्क, ये अयस्क आप हर बार रट लेना, याद रख लेना, बॉक्साइड 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 कई बार पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बारे में आपको यही तथ्य याद रखने हैं, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? तो पहला तो बॉक्साइड से पूछ सकते हैं, दूसरा पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? आपकी एल्यूमिनियम। ये दो ही क्वेश्चन है जो आर्मी बार बार उठाती है, और यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यानी अगली अगर हम मेटल की बात करें, तो अगली मेटल हम करेंगे अपनी कैल्शियम। नेक्स्ट धातु हमारी क्या हो जाएगी? कैल्शियम। कैल्शियम, तो देखो कैल्शियम, कैल्शियम से आपको क्या याद रखना है? मुक्त अवस्था में ये भी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अब हम मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है? जो जो हमारी मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी हम केवल अब उन्हीं की बात करेंगे, ये भी नहीं पाई जाती तो हर एक धातु में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। जो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी केवल उसी के बारे में लिखेंगे कि ये धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब देखो, कैल्शियम से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कैल्शियम जो आपकी होती है, कैल्शियम जो आपकी होती है, यह कार्बोनेट कार्बोनेट या फिर सल्फेट, कार्बोनेट या फिर सल्फेट के रूप में पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। ठीक है, के रूप में प्राप्त की जाती है। सीधी तो मिलेगी नहीं, तो किसके साथ किस रूप में मिलेगी? या तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में या फिर कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है आपकी कैल्शियम धातु। ठीक है, इस रूप में आपकी ये धातु पाई जाती है। अब ये जो धातु होती है आपकी, इसके बारे में आपको इसके जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों के बारे में भाई बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैल्शियम के यौगिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूं समझ लीजिए कैल्शियम से और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके यौगिकों से क्वेश्चन आर्मी उठाती है बार बार। ठीक है, तो अब हम करते हैं कैल्शियम के यौगिक, कि हमारी कैल्शियम के कंपाउंड कौन कौन से हैं, कैल्शियम किस किस के साथ मिलकर क्या बनाएगी, जहां से क्वेश्चन हमारी आर्मी पूछ लेती है। तो भाई सबसे पहले तो आपकी जो कैल्शियम है इसका पहला जो ऑक्साइड होता है, इसका जो पहला ऑक्साइड है उसे आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और आप सभी ने कहीं ना कहीं इसे देखा और सुना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्वेश्चन क्या पूछेगी आर्मी? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड आपके सामने है इसे आप तीव्र चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हो। ठीक है, इसे तीव्र चूना या बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और आपसे पेपर में क्वेश्चन आर्मी कैसे पूछेगी कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पूछ लेंगे आपसे CaO। ठीक है, या फिर आपको दे देंगे CaO का फॉर्मूला दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनमें से आपका बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला कौन सा है, आप छाट देंगे, या फिर फॉर्मूला देके आपसे उसका रासायनिक नाम पूछ सकते हैं कि CaO का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे हमारे कैल्शियम के बारे में। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, इसे तीव्र चूना भी कहा जाता है। अब देखो दूसरा यौगिक जो इसका आपको करना है, दूसरा यौगिक जो आपको इसका करना है उसे आप बोलेंगे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी पूछा जाता है भाई, ये भी पूछा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, यौगिक ही तो हैं। यानी कैल्शियम किसी और तत्व के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बना रहा है और उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये तो था तीव्र चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहोगे, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। अगला आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये जो होता है, ये जो आपका चूना होता है, इसका उपयोग कहाँ पे करोगे, तो इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में किया जाता है। और आपका ये जो बुझा हुआ चूना होता है, ये क्या करता है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स कर दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके बारे में पहला तथ्य तो आप ये याद रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में अगर मिला दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा आपका CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसका उपयोग आप करोगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोगी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में उपयोगी होता है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट। अगर हम अगले उसकी बात करें तो अगला आपको करना है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आपका कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान रखेंगे कैल्शियम क्लोराइड के बारे में। अब देखो, ये कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका, इसका उपयोग आप कहाँ पे करोगे, तो देखो सबसे पहले तो इसका उपयोग किया जाता है, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र के पानी में आपको कैल्शियम क्लोराइड बहुत बड़े लेवल पे मिल जाएगा। और इसका उपयोग हम कई बार बर्फ आदि में मिश्रित करने में भी मिला देते में भी उपयोग कर लेते हैं, ताकि जो बर्फ होती है वो थोड़ा सा जल्दी पिघल जाए। जैसे आप सभी को पता है, पहाड़ वगैरह जो अपने होते हैं जहाँ पे बार बार बर्फ गिरती रहती है, बर्फबारी होती रहती है, अब वहां पे सड़कों के ऊपर गिरी हुई बर्फ को जल्दी साफ करने के लिए, क्योंकि वहां पे बर्फ पिघलेगी तो नहीं, क्योंकि धूप तो निकलनी नहीं है, तो उन परिस्थितियों में वहां पे कैल्शियम क्लोराइड और नमक का भी इस्तेमाल कर देते हैं, जो अपना नॉर्मल खाने वाला नमक होता है उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं, उनको उस पर छिड़क दिया जाता है ताकि बर्फ का गलनांक बिंदु जो होता है वो कम हो जाए। यानी जहां पे पहले बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने वाली थी, अब वो 0 से पहले ही पिघल जाए, -20 डिग्री पर भी पिघल जाए, ताकि सड़कों की सफाई जो है वो आसानी से की जा सके। तो ये जो अपना होता है कैल्शियम क्लोराइड जो होता है, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ये जो होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का जल शोषक पदार्थ होता है। जल शोषक पदार्थ होता, जल को अवशोषित करता है, इसी कारण इसे बर्फ में मिश्रित किया जाता है। इसी कारण इसे बर्फ में मिलाते हैं। ठीक है, हम इसे किस में मिला देंगे, बर्फ में मिश्रित कर देते हैं, ताकि बर्फ जो है उसका गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, एक और याद रखेंगे, अगला इसका याद रखेंगे नंबर 4। नंबर 4 यौगिक इसका आप याद रखेंगे CaOCl2। CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे आप इसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और एक चीज और याद रखेंगे भाई साहब, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ साथ इसी को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अब आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आर्मी में कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या बोलोगे आप विरंजक चूर्ण को? तो ध्यान रख लेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो विरंजक चूर्ण का ही सूत्र होता है, और ये कैल्शियम का एक क्या होता है, यौगिक होता है, एक उत्पाद होता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, विरंजक चूर्ण के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें ना क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध। ठीक है, क्लोरीन जैसी गंध, स्मेल, क्लोरीन में जैसी स्मेल आती है ना, वैसी एक बदबूदार सी गंदी सी स्मेल इसके अंदर आती है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग, विरंजक चूर्ण तो है ही इसका दूसरा नाम, लेकिन हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जल के शुद्धिकरण में, शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जल के शुद्धिकरण में उपयोगी होता है आपका ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो याद रख लेंगे इसके बारे में। उसके बाद अब आते हैं हम अगली मेटल के ऊपर, क्योंकि इसके दो यौगिक तो और भी हैं, जिप्सम भी है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, लेकिन सीमेंट में वो हम कर चुके हैं, तो दोबारा उनको क्यों करना है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और आप सॉरी जिप्सम और आपका पीओपी। भाई आप सभी को पता है जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट प्लस में डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का सूत्र है, यानी वही कैल्शियम सल्फेट जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, उसके साथ अगर पानी के 2 मॉलिक्यूल्स को भी ऐड कर दो तो जिप्सम बन जाएगा। और आधा 1.5 मॉलिक्यूल जल जाए, हाई टेम्परेचर पे जिप्सम को गर्म कर दो, आधा मॉलिक्यूल बचे, ठीक है, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, वो फिर क्या बन जाएगा, आपका पीओपी बन जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी कैल्शियम के बारे में। ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ आप ना याद रखो तो मैं आपको बता देती हूं, विरंजक चूर्ण किसको बोलोगे। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, ये आप चाहे कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र आप ना भी याद रखो, तो अब तक नहीं पूछा गया है, कोई बात नहीं होगी, ना पूछा गया है तो। ठीक है, आगे की बात करें तो अपना बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, ये याद रखेंगे, सूत्र भी याद रखेंगे और इनका रासायनिक नाम भी याद रखेंगे। दोनों दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। अगली मेटल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है भाई अपना लोहा, क्योंकि अब तक हमने लोहे के बारे में बात नहीं की है भाई। हमारा आयरन, हमारा लोहा, जिसे हम किस से डिनोट करते हैं, Fe से डिनोट करते हैं, आयरन लोहा Fe। ठीक है, Fe। अब देखो जो लोहा आपका होता है, लोहा जो आपका होता है उसके बारे में अब आपको देखो, चांदी सोना हम कर चुके हैं, अब हम लोहे के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो जो लोहा आपका होता है, लोहा जो आपका है उसके बारे में आप क्या याद रखेंगे कि यह मुक्त अवस्था में लोहा भी नहीं पाया जाएगा, हमारा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा। इसके तो अच्छे खासे अयस्क होते हैं जो आपसे पूछ भी लिए जाते हैं, 4 4 5 5 अयस्क हैं अपने लोहे के। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि यह जो लोहा है हमारा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, अयस्क के रूप में पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं, और के रूप में हम इसे प्राप्त करते हैं, मुक्त रूप में आयरन लोहा आपका नहीं पाया जाता। अब देखो जो लोहा आपका होता है इसको आपका याद रखना है, लोहे के कुछ अयस्कों के बारे में आपको याद रखना है कि लोहे के अयस्क कौन से हैं, पूछ लिया जाता है भाई कई बार। अयस्क, लोहे के अयस्क और क्या है इसके, तो देखो भाई हेमेटाइट, याद रखेंगे, हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और एक आपका आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, ये 5 अयस्क होते हैं, 5 अयस्क होते हैं। अब ये 4 ऊपर के अयस्क हैं, इनके बारे में तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। 5वां जो अयस्क है वो अभी ज्यादा पुराना अयस्क नहीं है, अभी लेटेस्ट इसका खोजा गया अयस्क है। तो हो सकता है कुछ किताबों में आपको ये देखने को मिले कि लोहे के 4 ही अयस्क होते हैं, तो 4 नहीं होते, 5 होते हैं। ठीक है, 5 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और आयरन पायराइट। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा अयस्क लोहे का अयस्क नहीं है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइड। ये इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आप आंसर कर देंगे कि बॉक्साइड लोहे का अयस्क नहीं होता, बॉक्साइड होता है आपके एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे आपके लोहे के अयस्क के बारे में। अब देखो और लोहे से आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोहे के प्रकार से, कि लोहे के प्रकार कितने होते हैं, आयरन के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप का लोहा आपके आसपास पाया जाता है। ठीक है, कितने टाइप का लोहा है जो आपके आसपास पाया जाता है। तो देखो भाई, कितने टाइप का है आयरन जो हमारे आसपास पाया जाएगा, तो भाई 3 प्रकार का। प्रकार कितने हैं, 3। 3 प्रकार का लोहा है जो अब तक हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त हो चुका है। पहला लोहा जिसे आप बोलोगे ढलवा लोहा, जिसे आप क्या बोलोगे, ढलवा लोहा। ठीक है, पहला लोहा है अपना ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। ठीक है, अब देखो ढलवा लोहा से फिर आपको याद क्या रखना है कि ये जो लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, अधिक होती है। और ये कठोर किस्म का भंगुर, यानी कि चोट अगर इस पे मारोगे तो चोट मारते ही इसकी चादरें नहीं बना पाओगे, भुर भुर के गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है, जैसे भुर भुर के ना गिरना शुरू हो जाता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होगा कोयला उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ये चीज आप ईंधन में पढ़ चुके हो, ईंधन में कोयले की चारों टाइप आपने पढ़ ली है, किसमें कितने प्रतिशत कोयला है आप जानते हो अच्छे से। तो भाई सीधी सीधी बात है कि कोयले में, कोयले और लोहे का थोड़ा उल्टा संबंध होता है। कोयले में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही अच्छा कोयला होगा, लेकिन लोहे में जितना कम कार्बन होगा उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब सबसे बेकार होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और कितनी होगी, कार्बन लगभग 2.5% इसके अंदर होता है। कार्बन 2.5% होता है। ठीक है, अब आप कहोगे 2.5% कोई ज्यादा तो नहीं है। भाई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तीनों लोहे की टाइप में से अगर देखो तो ज्यादा है, क्योंकि बाकी की 2 टाइप में इससे भी कम होता है कार्बन। इसके अंदर कितना है, 2.5% कार्बन है। इसी कारण ये जो लोहा है, ये लोहा कैसा होता है, भंगुर होता है। ये लोहा भंगुर होता है, इसकी पतली चादरें नहीं बना सकते, भंगुर टाइप का लोहा होता है। इसीलिए इसको निम्न कोटि का लोहा बोला जाता है। ठीक है, निम्न कोटि का लोहा है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता नहीं है इसकी, निम्न कोटि का है, लो लेवल का लोहा है अपना, अच्छा लोहा नहीं है। ठीक है, अगला लोहा, चलो भाई, अगला लोहा है अपना जिसे आप बोलोगे पिटवा लोहा। जिसे आप क्या बोलोगे, पिटवा लोहा। ठीक है, अब देखो
पिटवा लोहा। अब ये जो लोहा होता है आपका पिटवा लोहा, ये लोहा अच्छा होता है, अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा, उसकी कार्बन की मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो हमारा है पिटवा लोहा, जो हमारा है ये लोहा, कार्बन की मात्रा कम होती है इसके अंदर, कार्बन की मात्रा कम होती है, कम होती है, इसी कारण इसे अच्छा लोहा माना जाता है। ठीक है, इसी कारण इसे अच्छी गुणवत्ता का लोहा माना जाता है। ठीक है, अच्छा मानते हैं हम इसको। अच्छा क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन की मात्रा कम है। अगर बात करें कि भाई कार्बन की मात्रा है कितनी, तो कार्बन इसमें, कार्बन कार्बन इसमें ये मान के चलिए आपका 1% से भी कम होता है। कार्बन की मात्रा इसमें कितनी देखने को मिलेगी आपको, लगभग 0.12 से लेकर 0.25% के बीच में। आप देखोगे तो 1% से भी कम कार्बन है, इसी कारण इसको कैसा माना गया है, अच्छा। ठीक है, ठीक है, कार्बन की मात्रा इतनी होती है आपकी इसके अंदर। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम बात करें आप सभी से कि आर्मी क्वेश्चन आपसे इससे को यहां तक जितना पढ़ा है लोहे के बारे में, जितना भी आपने यहां तक पढ़ा है वहां तक आर्मी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जो लोहा होता है आपका घटिया क्वालिटी का लोहा कौन सा होगा, ये आपसे पूछ लेगी। ठीक है, क्या नाम आप उसका देंगे ये आपसे पूछ लेगी। आपसे पूछ लेगी कि भाई अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है अपना, वो कौन सा होगा, अच्छी क्वालिटी के लोहे को आप क्या नाम देंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, एक होता है कच्चा लोहा। ठीक है, तीसरा टाइप होती है अपनी कच्चा लोहा, उससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बस नाम नाम याद रख लेना, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये तीन टाइप का लोहा अपना होता है, कच्चा, ढलवा और पिटवा। पूछा जाएगा ऊपर वाले दो से ही, पिटवा घटिया क्वालिटी का कौन सा, अच्छी क्वालिटी का कौन सा। तो यूं समझ लो बस, पिटवा लोहा कि जो पिटवा लोहा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होगा, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है सबसे कम होगा। अब आप बात करेंगे कि आयरन का एक खास मिश्र धातु होती है जो आयरन से बनाई जाती है। ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग को यहाँ पे साथ में पढ़ के चलना है। ठीक है, उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर आपका आयरन से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आयरन पूरा हो जाएगा आपका। चलो, और फिर कल की क्लास में मेटल्स पूरी हो जाएंगी, मेटल पूरी होने के बाद फिर अपनी नॉन मेटल शुरू कर देंगे। नॉन मेटल में ज़्यादा हमको वैसे भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो हम वैसे ही पढ़ चुके हैं, तो अब उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, अब उसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं हमें। बहुत सारियों के बारे में तो पढ़ चुके हैं, क्योंकि गैस रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो देखो भाई, एक आप यहाँ पे लिखेंगे इस्पात के बारे में, इस्पात। ठीक है, इस्पात के बारे में, ये जो इस्पात होता है आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा इस्पात के बारे में, और इसी को आप क्या बोल देते हो, स्टील भी बोल देते हो। इसी को आप क्या बोल देते हो, स्टील भी बोल देते हो, इस्पात भी बोल देते हो। तो देखो, ये जो अपना इस्पात होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि इस्पात या फिर स्टेनलेस स्टील का जो निर्माण होता है वो एक ऐसी धातु है जो सीधे ही हमें पृथ्वी से मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं, इस्पात जो है वो आपका सीधे नहीं मिलता, ये लोहे की एक मिश्र धातु होती है, लोहे को मिक्स करके बनाई जाती है। तो इस्पात मिश्र धातु है, हालांकि हम इसको मिश्र धातु में दोबारा से भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी था, क्योंकि इस्पात को बहुत से बच्चे अलग से मेटल समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्टील को, स्टेनलेस स्टील को यहाँ पे अलग से पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि यह जो है इस्पात जो है वो लोहे व कार्बन, अब देखो लोहा, लोहे में खुद कार्बन है लेकिन उसके अलावा बाहर से और कार्बन के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक रूप से कार्बन जो उसके अंदर मिला है वो अलग बात है, लेकिन बाहर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भी कार्बन उसमें मिश्रित किया जाता है। तो लोहे व कार्बन की मिश्र धातु होती है, कि मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इसकी मिश्र धातु होती है और वर्तमान समय में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा है, बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाने लगा है स्टील वगैरह का। क्यों? क्योंकि सस्ती भी होती है, हल्की भी होती है और इसके अंदर जंग भी नहीं लगता। ठीक है, यह कैसी होती है? जंग रोधी होती है, जंग रोधी होती है। ठीक है, जंग रोधी होगी। तो स्टील आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। बस बताना क्यों है, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और लोहे के साथ कार्बन और मिक्स कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा देते हैं, जिसके कारण ये जो धातु होती है वो थोड़ी सी जंग रोधी बन जाती है, जंग उसके ऊपर नहीं लगता। ठीक है, इसके आपको कोई यानी कि वो नहीं करने हैं, यौगिक वगैरह कोई नहीं करने हैं, आपसे नहीं पूछे जाते। यौगिक तो हर एक के होते हैं लेकिन आप लोगों को नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके आयरन के यौगिक से नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अब आपकी धातु बची है जो हमको करनी है। एक तो तांबा, तांबा आपका बचा हुआ है, तांबा जरूरी है, तांबे की मिश्र धातुएं बहुत जरूरी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। हम इसके अलावा पढ़ेंगे जिंक के बारे में कुछ बातें, हम पढ़ेंगे थोरियम के बारे में, और एक आपका पढ़ेंगे हम, ये समझ लीजिए कि पारा, सीसा और आपका एक होता है यूरेनियम। ठीक है, ये 4-5 धातु हैं। पारे और शीशे के बारे में ज्यादा बातें नहीं याद रखनी, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो मान के चलिए 2-3-4 धातुएं आपकी बची हुई हैं, और जैसे ही वो पूरी होंगी हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, यानी कि इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर देंगे, जिसे आपने क्या बोला था, अधातुएं। अधातुएं होने के बाद वो जो सारी की सारी मिश्र धातुएं इसकी होती हैं, मिक्स धातुएं होती हैं, वो हम आपको यानी कि प्रिंट के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपको दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उनमें तो याद ही करना है कि कौन सी धातु को किसके साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, और उसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ पे करते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ भी सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इसमें सारे के सारे, तो आप सभी लोग उसको ध्यान से पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी को।